नमस्कार, लोकसभा परिचर्चा में मैं राजेश प्रियम, मेरे साथ जुड़े हैं रुपेश राय जी। पूर्वांचल के चर्चित सीटों की कहानी 7वें फेज में रुपेश जी की जुबानी हम लोग सुनेंगे। वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं, या गोरखपुर कह लीजिए जहां से रवि किशन लड़ रहे हैं, ये तमाम सीटों राजभर की अग्नि परीक्षा भी इसी चरण में होनी है। तो तमाम सीटों की कहानी जानेंगे रुपेश राय जी से। आजमगढ़ की दिलचस्प लड़ाई के बारे में जानेंगे, तो सलेमपुर, देवरिया, बलिया, बनारस, जितने भी उधर के जिले हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, सबकी कहानी जी, रुपेश जी से सीधे सीधे जानते हैं। क्या है 7वें चरण की अपडेट, रुपेश जी? बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश जी। राजेश जी आपने बहुत ही सही कहा। ये पूर्वांचल का सारा क्षेत्र पड़ता है और इसमें 13 लोकसभा क्षेत्र पे चुनाव होने वाले हैं 7वें और अंतिम फेज में, जो 1 जून को होगा। और अगर बात करें पिछली बार की, तो पिछली बार इस 13 में से 2 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी के पास थी और 11 सीटें बीजेपी के पास थी। फिलहाल इस बार कई तरह के समीकरण बन रहे हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो यहाँ पर जो समीकरण बना हुआ है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर चर्चित सीटें हैं, वो 3 सीटें हैं। बलिया की सीट है, घोसी की सीट है और गाजीपुर की सीट है। इन तीनों सीट पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा अन्य जो सीट हैं, वो बहुत चर्चित सीट है। एक तो बनारस का सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीट है, तो एक गोरखपुर का सीट है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीट है। वहां से फिलहाल रवि किशन लड़ रहे हैं इस बार दूसरी बार। मैं एक बार सिलसिलेवार तरीके से सारे सीट पर संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे, उसके बाद जो चीज सीट चर्चित है उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो हम आते हैं इधर से, आपके गोरखपुर के पास से सबसे पहले है महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, बांसगांव, देवरिया और सलेमपुर। इन सारे सीटों के बारे में हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी हमने डिटेल में चर्चा कर रखे हैं हमारे दर्शकों के लिए, और वहां से चाहे तो दर्शक हमारे देख सकते हैं। और इन 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट रूप से एक बढ़त दिखाई दे रही है। और जब रिजल्ट आएगा तो हमारा अनुमान कितना सही है वो पता चलेगा। फिलहाल इन 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे बढ़त में दिखाई दे रही है और इस पर कोई चांस नहीं है कि शायद कोई दूसरा कोई जीते। उसके बाद से हम चलते हैं थोड़ा-सा पूर्वांचल के दक्षिणी सीट पर। तो दक्षिणी सीट से वहाँ से शुरू होता है बनारस से। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीट है और इसका क्या रिजल्ट है, ऑलमोस्ट सबको पता है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक सीट है जो एकदम सुदूर इलाके में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, वो है चंदौली। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एक अच्छा ब्राह्मण चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो चंदौली से इस बार तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं, हैट्रिक लगाने के चक्कर में है और वो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि वो सीट वो भी निकल जाएगी। तो 6 इधर के उत्तर साइड की और 2 दक्षिण के, 8 सीटें जो है कि बीजेपी के लिए एकदम सेफ सीट मानी जा रही है। 2 सीटें इनके सहयोगी के हैं, वो भी दक्षिण क्षेत्र में, पूर्वांचल के दक्षिण क्षेत्र में, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, और दोनों से यहाँ से बीजेपी के सहयोगी सोनेलाल पटेल की पार्टी, अभी अनुप्रिया पटेल जिसको लीड कर रही है, अपना दल वहां से लड़ रहे हैं। एक जगह से मिर्जापुर से स्वयं अनुप्रिया पटेल और रॉबर्ट्सगंज से उनके एक सहयोगी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और रिजर्व सीट है। और यहाँ पर दोनों सीट पर ये बताया जा रहा है कि चूंकि कुर्मी और पटेल का वोट यहाँ पर अच्छा है, ओबीसी का वोट अच्छा है और सारे के फेवर जा रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो ये सीट भी आराम से निकल जाएगी। यानी कि 8 सीट भारतीय जनता पार्टी की और 2 उसके सहयोगी की, 10 सीट जो है कि ऑलमोस्ट एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। बाकी बचे 3 सीट, जिसमें से पहला सीट है बलिया। बलिया में बहुत जबरदस्त इस समय लड़ाई हो रही है और समीकरण दिन प्रतिदिन और घंटे दर घंटे यहाँ पर बदलते जा रहे हैं। कभी इस पार्टी के बड़े नेता उधर जा रहे हैं, तो कभी कोई नाराज हो रहा है, तो कभी इंटरनली कुछ मैनेजमेंट हो रहा है, तो कभी ये कास्ट नाराज हो गया, तो कभी वो समाज नाराज हो गया। ऐसे न्यूज वहां से निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखिएगा तो सबसे ज्यादा सीट यहाँ पर जो फंसी हुई है, बलिया की सीट फंसी हुई है। और बलिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीरज सिंह चंद्रशेखर के बेटे यहाँ से कैंडिडेट हैं। और चंद्रशेखर।
नीरज शेखर। जी, नीरज सिंह है और शेखर लगाते हैं, है तो सिंह ही है। जी, चंद्रशेखर भी कहीं अपना सब टाइटल वो नहीं लगाते थे। तो एक तो ये सीट है और यहाँ पर जो बाकी जातियों का तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पर जो सीट फँसा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यह इंडी अलायंस के लिए अनुकूल सीट जो बना रहा है। और कास्ट के भी आप पर बात करें तो ये भूमिहार कास्ट है यहाँ पर, जो कि इस बार एनडीए से कहीं न कहीं नाराज़ है। और उसका वहाँ के जो एक कैंडिडेट है और जो स्थानीय समीकरण बन रहा है, उसका वो और कहीं न कहीं जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सेटलमेंट किया था, इन सारे समीकरणों को देख कर के इस समय कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी बढ़त में अभी है। लेकिन अभी जो तत्काल का न्यूज़ आया है, उसमें ये है कि समाजवादी पार्टी के 40 वर्ष से बहुत कद्दावर नेता और भूमिहार समाज से आने वाले नेता, जो कि मुलायम सिंह के बहुत करीबी रह चुके हैं, नारद राय, उनका अखिलेश यादव किसी पब्लिक मीटिंग में उनका नाम नहीं लिए, स्टेज पर नहीं बुलाए, इसलिए शायद वो नाराज़ होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की दामन थाम लिया है। तो इस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं और वहाँ से ये बताया जा रहा है कि करीब-करीब 2 लाख के आसपास भूमिहार मतदाता हैं और वो भूमिहार मतदाता जिधर गए, उधर उसका पलड़ा भारी रहेगा और ये बताया जा रहा था कि ये मतदाता इंडी अलायंस यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सनातन पांडे के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके आने से क्या कुछ समीकरण सध रहा है, वो अब आने वाला आपको 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो लड़ाई है, बहुत काँटे की लड़ाई है और ये मान के चलिए कि यहाँ पर एक तरह से अपर एज है समाजवादी पार्टी का। दूसरा सीट है पूर्वांचल का ये घोसी, घोसी मऊ, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का क्षेत्र और यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी पार्टी और पियरका चचा की पार्टी, सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के पियर नेता का को चचा यहाँ हाँ, पीला तो टी-शर्ट पहने हुए हैं तो हमको लोग ना समझ लें पियर का चचा। क्या जी, पता जी। हो सकता है कहीं चूँकि मैं भी ब्लू पहना हूँ तो कुछ मुझे लोग भी बहुजन समाजवादी पार्टी के समझ लें, वो एक अलग बात है लेकिन वो पियरका चचा के नाम से फ़ेमस हैं। लेकिन पियरका चचा की एक और उपलब्धि है, चाहे उनसे आप सहमत हो या ना हो, उनको पूर्वांचल के हर सीट पर उनकी अपनी कास्ट में और ओबीसी में जो पिछड़े जो हैं गैर यादव, उनमें उनकी अच्छी खासी पकड़ है और हर सीट पर उनको 40-45 हज़ार से लेकर 75-80 हज़ार तक का वो वोट को मोबिलाइज़ करने की क्षमता रखते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी उनके भरोसे है, अपर एज में है और यहाँ से उनके पार्टी से उनके बेटे यहाँ से अनिल राजभर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल वहाँ पर जो समीकरण बन रहा है और जिस तरह से उन्होंने अभी राजा भैया के ऊपर कमेंट किया था और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कमेंट करके वो जितना समीकरण साधना चाह रहे थे, उन्होंने वो समीकरण साध लिया है। और उसका रिज़ल्ट ये आ रहा है कि अभी आज से 3 दिन पहले जो वहाँ का हवा था, उस हवा में और वर्तमान में जो हवा चल रहा है, उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। और ये सीट एक तरह से इंडिया अलायंस की तरफ जाती हुई दिख रही थी, लेकिन अब लोग बता रहे थे कि कांटे के टक्कर से होते हुए, क्रॉस होते हुए, ये एनडीए के पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक तरह से लड़ाई तो है, लेकिन अपर एज एनडीए के तरफ है और यानी कि पियरका चचा के पार्टी के पास है। और तीसरा सीट है जी, तो कुछ यहाँ कहना पर चाह रहे हैं? रुपेश जी 1 मिनट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो घोसी है, यहाँ से सपा के उम्मीदवार शायद राजीव राय है ना? जी, जी, तो बिल्कुल। अनिल राजभर और राजीव राय में सीधी टक्कर है यहाँ। जी, जी और ये वही सीट है इसका हमने डिटेल में भी चर्चा किया है। ये वही सीट है जहाँ से चौहान, राय और राजभर ही यहाँ से चुनाव जीते हैं, शुरुआती के 3 लोकसभा क्षेत्रों के बाद छोड़ दिया जाए तो। तो देखते हैं इस बार फिर राय साहब का बनता है या राजभर साहब का बनता है। जो तीसरी सीट है वो है गाजीपुर सीट। गाजीपुर सीट में इस बार फिर वहाँ के जैसे बलिया में भूमिहार फँसा रहे हैं, गाजीपुर में वैसे ही राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के लोग वहाँ से सीट इंडिया में सॉरी भारतीय जनता पार्टी के लिए फँसा रहे हैं, जबकि इंडिया अलायंस के लिए वहाँ से अनुकूल बनता जा रहा है ये सीट। लेकिन जैसा अभी जौनपुर का सीट साधने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई और वहाँ से एक तरह से पूरा का पूरा जो समीकरण बना था, उस समीकरण को बदल दिया गया। क्या गाजीपुर भी वैसे ही होगा? हालाँकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं अफ़ज़ाल अंसारी जो पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। उनके साथ एक सिम्पैथी वोट भी है, उनका एक बाहुबल का भी वोट है, उनका एक अलग वर्चस्व है, एक अलग ही समीकरण है। तो देखते हैं इस बार कि उनका
सिम्पैथी वोट काम करता है या बाहुबल अभी भी है, हालाँकि मुख्तार अंसारी का तो निधन हो गया या अफ़ज़ाल अंसारी के जो एक सॉफ्ट इमेज बनाकर अपना वो पब्लिक में आते हैं, तो क्या उनका सॉफ्ट इमेज काम कर रहा है? क्या होने वाला है? ये देखते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से एक नए उम्मीदवार पारसनाथ राय यहाँ से अपना ताल ठोक रहे हैं। लेकिन ये भी सीट फँसी हुई सीट है और इस पर कहीं न कहीं इंडी अलायंस को ही बढ़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करें टोटल अभी जो समीकरण बन रहा है सातवें पक्ष में, पिछली बार भी यहाँ से 13 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की या 2 विपक्षी पार्टी के पास थी। इस बार भी मैक्स टू मैक्स 3 सीटें विपक्षी पार्टी के पास जा सकती हैं या हद से हद 1 सीटें तो ज़रूर जाने वाली है। यानी कि 1-2 सीटों पर बहुत ठीक कांटे की टक्कर है और अभी वहाँ पर रिज़ल्ट कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इस बात का श्योर है कि 10 सीटों पर बीजेपी बहुत कंफर्टेबली जीत रही है यहाँ से। तो बाकी रिज़ल्ट वास्तविकता में क्या आएगा वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। जी, राजेश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रुपेश जी, आपने बहुत ही सही विश्लेषण किया है और सच्चाई ये है कि उम्मीदवारों का चयन इस बार और जातीय समीकरण, ये 2 मेन फैक्टर है, विकास अपने रास्ते है, रोज़गार अपने रास्ते है, लेकिन जी। चुनाव लड़ा जा रहा है सही उम्मीदवार का जिसने चयन किया, सही राजनीतिक और जातीय फैक्टर को जिसने साधने की कोशिश की है, उसकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। बाकी तो 4 जून को पता चलेगा। इसमें मैं एक छोटा-सा चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। गंगा पुल के पश्चिम में बलिया और पूरब में बक्सर और जो से बलिया या गाज़ीपुर में जैसे जातिगत समीकरणों का एक समन्वय बन रहा है और हार-जीत का फैसला हो रहा है। ऐसे ही यहाँ तो भूमिहार और राजपूत थे और बक्सर में वैसे ही ब्राह्मण समुदाय का जो वोट का एक लामबंदी हो रहा है, वैसे ही कुछ असर पड़ रहा है। बलिया और बक्सर दोनों एक-दूसरे के इस समय भाई बने हुए हैं, बस वहाँ के जातीय समीकरण अलग-अलग हैं। जी, राजेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आज चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए सीट पर। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद।